नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम देखने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल छोटे छोटे एकदम मामूली से दिखने वाले सुराग बड़े बड़े अपराधों की पूरी गुत्थी सुलझा सकते हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ बिहार के गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री है और दूसरी तरफ दिल्ली की चकाचौंध भरी हाई सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा आईपीएल क्रिकेट स्कैम। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इन दोनों मामलों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारी जांच एजेंसियां असल में काम कैसे करती हैं। आज हम जिन मामलों पर बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम कैमूर की इस खौफनाक घटना को डिकोड करेंगे और फिर जानेंगे इस छोटे से आंगनबाड़ी टैग के बारे में जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। वहां से हम एक लापता परिवार के रहस्य को समझेंगे। इसके बाद हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए उस हाई प्रोफाइल आईपीएल घोटाले की तरफ और आखिर में देखेंगे कि कैसे पुलिस ने एक बहुत ही शातिर जाल बिछाकर इस पूरे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कैमूर के उस डरावने मामले की जहां बिहार में एक बेहद ही भयानक खोज ने सबको हिलाकर रख दिया। ये केस जितना खौफनाक है ना, इसकी शुरुआती जांच भी उतनी ही ज्यादा हैरान करने वाली है। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को समझिए। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है 10 मई से। रामगढ़ और मोहानिया बॉर्डर के पास कुछ गांव वालों को दुर्गावती नदी के पुल के पास 2 हरे रंग के सूटकेस तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब जब इन सूटकेसों को खोला गया तो अंदर जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। अंदर 2 इंसानों की लाशें टुकड़ों में कटी हुई थीं और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके सिर गायब थे। फिर ठीक 48 घंटे बाद कर्मनाशा नदी के किनारे कुछ बोरियों में फिर से लाशों के टुकड़े मिलते हैं। और अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस पूरे मामले की बहुत गहराई से जांच कर रही है। अब ये जो नंबर 4 है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन बरामद हुई बिना सिर वाली लाशों की कुल गिनती है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने जब जांच की तो ये कंफर्म हुआ कि इन 4 शवों में एक पुरुष है, एक महिला है, एक बच्चा है और चौथे शव की पहचान अभी भी की जा रही है। मतलब अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए इतनी बेरहमी से धड़ से सिर अलग किए थे कि शिनाख्त करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है उस आंगनबाड़ी टैग की, वो एक छोटी सी डिटेल जिसने जांच की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना सिर वाली लाशों की पहचान पुलिस आखिर करती कैसे है। जरा सोचिए, जब पहचान का सबसे अहम हिस्सा ही इतनी बेरहमी से गायब कर दिया गया हो तो जांच शुरू कहाँ से होगी। ये पुलिस महकमे के लिए कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। शव इतने बुरी तरह से कटे हुए थे कि ये बताना तक मुश्किल हो रहा था कि वो महिला के हैं या पुरुष के। लेकिन फिर आता है इस जांच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस बच्चे के शव के पास से एक आंगनबाड़ी की ड्रेस मिलती है और इस ड्रेस पर क्या था? इस पर रामगढ़ सिलाई दुकान का एक बिल्कुल छोटा सा टैग लगा हुआ था। यकीन मानिए, यही वो मास्टर चाबी थी जो पुलिस को सीधा हत्यारों के दरवाजे तक ले जाने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस ने इस एक अकेले सुराग का इस्तेमाल कैसे किया। सबसे पहला कदम, वो टेलर का टैग मिलना। इसके मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसने रामगढ़ इलाके के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की छानबीन शुरू कर दी। और तभी एक बहुत ही अहम जानकारी मिली। पता चला कि एक बच्चा पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र आ ही नहीं रहा है। मतलब एक साधारण से सिलाई वाले टैग से शुरू हुई खोज सीधे एक लापता बच्चे तक जा पहुंची। और इसी सुराग ने जांच को सीधे हमारे अगले हिस्से की तरफ मोड़ दिया, यानी लापता परिवार का रहस्य। ढहरा गांव का वो बंद मकान जो अब अचानक से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो एक बेहद ही डरावना कनेक्शन सामने आया। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। एक तरफ वो 4 बरामद शव थे और दूसरी तरफ डहरक गांव के रहने वाले कृष्ण मुरारी का वो 5 सदस्यों वाला परिवार जो पिछले 5-6 दिनों से बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब था। घर पर बाहर से बड़ा सा ताला लगा है और परिवार में सबके फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये बरामद शव और इस गायब परिवार के बीच का जो एक कनेक्शन था ना, इसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इसी बीच इस पूरे मामले पर कैमूर के एसपी हरिमोहन शुक्ला का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि संदिग्ध परिवार के घर को सील कर दिया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और भारी संख्या में पुलिस बल अब रामगढ़ इलाके में उन 4 लापता सिरों की तलाश कर रहा है। सच में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसने इस उलझे हुए केस को सुलझने के बेहद करीब ला खड़ा किया है।
खैर, अब बिहार के इन खौफनाक सुरागों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा नई दिल्ली के चकाचौंध भरे अरुण जेटली स्टेडियम की ओर। हमारा अगला विषय है दिल्ली का आईपीएल घोटाला। ये एकदम अलग तरह का हाई सोसाइटी वाला सफेद पोश अपराध है, जहां खून खराबा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लालच और चालाकी का खेल चल रहा था। 80,000 रुपए। एक बार सोचकर देखिए, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इतनी बड़ी रकम किस चीज के लिए दी जा रही थी? ये कोई सोने चांदी की कीमत नहीं है। ये विराट कोहली के एक मैच के सिर्फ एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री पास की ब्लैक मार्केट कीमत है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जो वीआईपी पास कायदे से बिल्कुल मुफ्त में बांटे जाने चाहिए थे ना, उन्हें सरेआम 80-80 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। अगर ब्लैक मार्केट के रेट्स देखें तो जो नॉर्मल मैच होते थे उनके पास 8 से 20 हजार रुपए तक में बिक रहे थे। लेकिन जैसे ही बात किसी स्टार खिलाड़ी की आती, खासकर विराट कोहली जैसे मेगा स्टार के मैच की, तो दाम सीधे रॉकेट की तरह आसमान छूने लगते। कीमत सीधे 80,000 तक पहुंच जाती थी। ये डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और पूरी तरह से इलीगल धंधा बन चुका था। पर सवाल यह है कि ये सब आखिर हो कैसे रहा था? आइए इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। देखिए, डीडीसीए हर मैच के लिए लगभग 6,000 कॉम्प्लीमेंट्री पास जारी करता है। अब जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इनमें से बहुत सारे पास उन मेंबर्स के नाम पर इश्यू हो रहे थे जो या तो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं या फिर हमेशा के लिए विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। इसी लूपहोल का फायदा उठाकर सिंडिकेट ने इन पासों की धड़ल्ले से कालाबाजारी शुरू कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क का संबंध ऑनलाइन सट्टेबाजों और जेब कतरों के गिरोह से भी तो नहीं है। और यही चीज हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से तक ले आती है, द डिकॉय ट्रैप, यानी वो चालाकी भरा जाल। दिल्ली क्राइम ब्रांच को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस सिंडिकेट को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्हें इन अपराधियों से 2 कदम आगे की सोचनी होगी। तो पुलिस ने अपना स्टिंग ऑपरेशन कैसे प्लान किया? इसकी शुरुआत होती है स्टेडियम के ही पास एक छोटी सी टायर पंचर की दुकान से, जहां से पुलिस को एक टिप मिली। ये दुकान असल में इन पासों को बांटने का एक अड्डा बन चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? उन्होंने एक डमी ग्राहक यानी एक डिकॉय वहां भेजा। उस डिकॉय ने जाकर कहा कि उसे 25 डॉक्टरों के ग्रुप के लिए वीआईपी टिकट चाहिए। अब लालच में आके उस वेंडर ने तुरंत सबूत के तौर पर एक पास निकाल के दिखा दिया। बस फिर क्या था? इसी सुराग पर तुरंत एक्शन लिया गया और पुलिस ने मुकीम, गुफरान और मोहम्मद फैजल नाम के 3 लोगों को स्टेडियम के बाहर फ्री पास बेचते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। अब इन गिरफ्तारियों के बाद इस जांच का दायरा अचानक से बहुत बड़ा हो गया है। पता चला है कि डीडीसीए के अंदर ही काम करने वाला एक जिम ट्रेनर भी अब शक के घेरे में है। मामला इतना सीरियस हो चुका है कि क्राइम ब्रांच ने सीधा डीडीसीए के 2 सीईओ लेवल के अधिकारियों को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुला लिया है। और तो और उनके पर्सनल असिस्टेंट्स को भी समन भेजा गया है। क्यों? क्योंकि वीआईपी पास का जो पूरा कंट्रोल होता है वो अकाउंट सेक्शन में इन्हीं लोगों के पास होता था। जो हमें आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में लाकर खड़ा करता है, इस एक बड़े सवाल के साथ कि क्राइम ब्रांच और एसआईटी आगे चलकर और क्या-क्या नए खुलासे करने वाली हैं। सोचिए, एक तरफ बिहार में पुलिस 4 गायब सिरों और एक बेहद ही खौफनाक कत्ल की पूरी कहानी की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में क्रिकेट के इतने बड़े मंच के पीछे चल रहे इस सफेदपोश काले कारनामे से पर्दा उठा रही है। दोनों ही मामले हमें ये साफ साफ बताते हैं कि अपराध चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, एक छोटी सी चूक, एक बिल्कुल मामूली सा सुराग सब कुछ बेनकाब कर सकता है। इन दोनों मामलों की गहराइयों को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।